मरीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो हमारे पास पिछले 12 सालों से डायलिसिस पे हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं जो आमतौर पे 4 नंबर में होती हैं। इस तरह से वो बोन के हेल्थ को डिसाइड करता है। ये सर्जरी स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड को पहचानना ये एक बड़ी समस्या है। बोन इतना वीक हो जाता है कि एक छोटे से झटके से भी बोन टूट जाता है। कुछ मरीजों को लोग हायर सेंटर भेजते थे जहाँ एम्स में जाके या सीएमसी वेल्लोर में जाके इस तरह की सर्जरीज कुछ लोग करते थे। सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म किडनी के मरीजों में होता है। जहाँ पे आईसीयू इक्विप्ड है, टीम है डॉक्टर्स की, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए पेशेंट्स को। तो बहुत सफल सर्जरी हुई है और इन्होंने गैलेक्सी अस्पताल में ही किया है। नमस्कार, गैलेक्सी अस्पताल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके बीच में आए हुए हैं। आप सब थायराइड के बारे में तो जानते ही होंगे, बहुत कॉमन चीज़ है, सब लोग जानते हैं थायराइड के बारे में। कभी कभी जब उसके बढ़ने से हमारे गांव में लोग घेंघा भी बोलते हैं। लेकिन उसी थायराइड के पास एक पैराथायराइड ग्लैंड होता है जिससे हार्मोन बनता है। उस हार्मोन्स के अपने बहुत से काम होते हैं। उनसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आपके लिए उन तमाम चीज़ों को लेकर के आता हूँ जिसके आप विषय में जान सकें कि इनकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारे साथ पूरे एक डॉक्टरों की टीम यहाँ पर है। डॉक्टर DK सिन्हा नेफ्रोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, जो पूर्वांचल के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर OP प्रजापति जी हैं जो एंडोक्राइन सर्जन हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। इंसेंटिव केयर यूनिट के हेड हैं गैलेक्सी अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत सहाय जी हैं, सारे लोग हैं। तो एक बहुत ऐसा ऑपरेशन हुआ है एक मरीज का, जो मरीज किडनी की बीमारी से परेशान थे, बहुत दिनों से उनकी डायलिसिस चल रही थी। इसी ग्लैंड के हार्मोन्स की वजह से कुछ उनको प्रॉब्लम हुई, समस्याएं हुई। क्या प्रॉब्लम हुई वो हम डॉक्टर साहब से समझेंगे। डॉक्टर DK सिन्हा सर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो बताएंगे। उसके प्राइमरी डॉक्टर हैं, आप पूरा देख रहे थे। और उसके बाद उसके लिए उसकी रोग को ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ी, जिसे डॉक्टर OP प्रजापति जी ने किया। और उस सर्जरी में क्या करने में क्या दुरूह होता है, 3 घंटे का ऑपरेशन होता है, उसमें एनेस्थीसिया का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, और उसके बाद किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, उसके लिए डॉक्टर प्रशांत सहाय से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो है वो हम डॉक्टर DK सिन्हा सर से करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका गैलेक्सी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि अपने लोगों को भी, दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, डायलिसिस के मरीजों में क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है, हार्मोन्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा। जी धन्यवाद अजय जी, और धन्यवाद आप सबको। देखिए, जिस मरीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो हमारे पास पिछले 12 सालों से डायलिसिस पे हैं। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। जैसे अजय सिंह जी ने बताया कि थायराइड के पीछे 4 ग्लैंड होते हैं जिनको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है पैराथायराइड हार्मोन। ये हार्मोन शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को निर्धारित करता है और इस तरह से वो बोन के हेल्थ को डिसाइड करता है। तो हमारा बोन हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, इसके लिए इस हार्मोन का एक सामान्य मात्रा में होना अति आवश्यक है। शायद लोगों को कम पता है कि किडनी के मरीजों में जो विटामिन D बनने की प्रक्रिया होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि विटामिन D का सबसे एक्टिव फॉर्म किडनी बनाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम फास्फोरस की कमी होती है, विटामिन D की कमी होती है, और उस कैल्शियम फास्फोरस को मेंटेन करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसको सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म बोलते हैं। तो शुरू में तो ये कुछ मात्रा बढ़ता है और जिससे ब्लड बोन से कैल्शियम निकलता है और वो कैल्शियम फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है। पर ऐसा देखा जाता है कि जब बीमारी थोड़ी लंबी चली जाती है, डायलिसिस के मरीज जो अब पहले से ज़्यादा दिनों तक जीवित रह पाते हैं, ये ग्लैंड धीरे धीरे अपने आप को ऑटोनोमस कर लेता है। मतलब इसमें विटामिन D के रिसेप्टर और कैल्शियम के रिसेप्टर की कमी होने लगती है और वो बिल्कुल ये ऑटो मोड में काम करने लगता है और इस पर के कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ऐसा तब होता है जब ग्लैंड इतने बड़े हो जाते हैं, उतने हार्मोन बनाने लगते हैं और इन पे इनकी रुकावट करने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका असर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और ये ऑटोनोमस हो जाता है। ये बढ़े हुए पैराथायराइड हार्मोन धीरे धीरे बोन को कमज़ोर करने लगते हैं। इससे मरीजों को बहुत ज़्यादा असहनीय पेन होता है बोन के अंदर
और कभी कभी ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि बोन इतना वीक हो जाता है, एक छोटे से झटके से भी बोन टूट जाते हैं। बड़ी बड़ी हड्डियां जो बाहर से देखने में बहुत मजबूत दिखाई देती हैं, एक छोटे से झटके से टूट जाती हैं। तो इस वजह से ऐसी स्थिति में पहले तो हम लोग दवाओं से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ कैल्शियम माइमेटिक ड्रग्स होते हैं और विटामिन डी दिया जाता है। पर चूंकि जब एक बार ग्लैंड ऑटोनोमस हो जाता है तो इनमें दवाओं का असर और किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय बच जाता है, इसको हम लोग उसका सर्जरी करके उसको निकाल देते। ड्यूरिंग ऑपरेशन ये देखा जाता है कि उसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा सामान्य काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी सर्जरी की जाती है। और इसके बारे में बेहतर जानकारी हमारे मित्र डॉक्टर ओपी प्रजापति देंगे, जिन्होंने इस मरीज की सर्जरी की, सफल सर्जरी की, और उसके साथ मरीज काफ़ी स्वस्थ हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर ये सवाल है कि क्या ये सिर्फ डायलिसिस के मरीजों के लिए ही होता है, या जो लोग जिनकी किडनी खराब है उन्हीं को होता है, या और भी किन्हीं लोगों को भी हो सकता है? नहीं, देखिए, आपने जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो तो सेकेंडरी हाइपरपाराथायरॉयडिज्म किडनी के मरीजों में होता है, पर ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं जिनमें पीटीएच ज़्यादा बनने लगता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेंसर होते हैं, जो सेंस करता है विटामिन डी और कैल्शियम को, उन सेंसर की भी कमी अगर पैराथायरॉयड हार्मोन में होती है, ग्लैंड में होती है, तो उसमें भी ये ऑटोनोमस होने लगता है। तो और भी कारण, किडनी बहुत ज़्यादा प्रमुख कारण है, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज की बीमारी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी सेकेंडरी हाइपरपाराथायरॉयडिज्म और टर्सरी हाइपरपाराथायरॉयडिज्म अदर देन किडनी की बीमारी में भी हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है। पर चूंकि ये बीमारी बहुत सामान्य है, लोग अब ज़्यादा जीवित हो रहे हैं, तो अब इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हमारे मरीजों में। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, जैसे मेरे मन में, जैसे हम सुन रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था, ये जानना चाह रहे थे कि क्या बहुत लंबे समय से जो लोग डायलिसिस पे हैं उनके साथ होता है, या मरीज टू मरीज डिफर करता है कि किसी के अंदर और भी बहुत सी बीमारियां हैं या और भी बहुत सी चीज़ें जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो जाती है, हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो इसमें किस तरीके से होता है? क्या बहुत लंबे समय से जिनकी डायलिसिस होती है उनका होता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि इनिशियली सेकेंडरी हाइपरपाराथायरॉयडिज्म होता है, और वही बाद में किडनी के मरीजों की बात कर रहे हैं जो टर्सरी में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे दवाओं का असर समय के साथ समाप्त होने लगता है, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय कि हम इसकी सर्जरी करके इनकी संख्या को घटा दें और इनका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो मात्रा है उसको कम कर दें। जैसे ये सर्जरी हो गई डॉक्टर साहब, तो उसके बाद मरीज के साथ क्या होता है? मतलब वो उसके साथ फिर से वो ठीक हो जाती है, हड्डी मजबूत होने लगती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, इसमें देखने में तो सर्जरी लगती है कि छोटी सी सर्जरी होगी, बट इस सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग सर्जरी तो होती है, पर उसके बाद क्या होता है कि अचानक जब पीटीएच की मात्रा घटती है तो मरीजों में बहुत तेज़ी से कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा घटने लगती है, क्योंकि पीटीएच का काम कैल्शियम और फास्फोरस को बोन से बाहर निकाल के ब्लड में डालना होता है। और जैसे ही पीटीएच घटता है, अचानक एक हंग्री बोन सिंड्रोम बोलते हैं उसको, जिसमें अचानक जो कैल्शियम फास्फोरस बहुत तेज़ी से बोन की तरफ जाने लगते हैं, और मरीजों को हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है। और ये बहुत ही एक घातक स्थिति होती है, इसलिए इतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा नज़दीकी से देखभाल की आवश्यकता होती है, और मरीज की आवश्यकता के अनुसार कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, इन सबको देना होता है, ताकि पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया ना हो। हाइपोकैल्सीमिया होने पे मरीज को झटके आ सकते हैं, मरीज को बेहोशी हो सकती है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऑपरेशन के अपने कॉम्प्लिकेशन है, और ऑपरेशन के बाद जो ये चीज़ें चेंजेस आते हैं बॉडी में, उनको भी बहुत मेटिकुलसली देखने की आवश्यकता होती है। मतलब ये होती है, इसको पहचानते कैसे? क्या मतलब हड्डी, अभी आपने एक बात बताया कि बोन में बहुत दर्द होता है, पेन होता है, जी जी। लेकिन क्या हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि छूने से भी टूट जाती है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लकड़ी से भी कमजोर हो जाती है। लकड़ी से भी, कहीं से भी आदमी की हड्डी? बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटे झटके से बोन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो एक सवाल है कि आप तो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं पूर्वांचल में, तो कोई इस तरीके से कोई पहला केस तो आया नहीं होगा? नहीं, ऐसे बहुत से केस आपके समय आए होगा। बिल्कुल, तो क्या ये इलाज बनारस में या पूर्वांचल में था संभव पहले, या अपने मरीज को कहाँ भेजते थे, बाहर कहीं भेजते थे? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा। पेशेंट तो बहुत सारे हम लोग के पास, शुरुआती में डॉक्टर ओपी प्रजापति जी हम लोग के साथ नहीं थे, तो वैसे मरीजों को हम लोग को SGPGI या लखनऊ बड़े सेंटर पे भेजना पड़ता था। और मरीजों की चूँकि डायलिसिस की संख्या बहुत हो रही है, तो मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है तेज़ी से, तो दुर्भाग्य था, मरीज बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। अब ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध है,
तो मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है और मिलेगा आगे भी। तो ये बड़ी बात है कि गैलेक्सी अस्पताल में डॉक्टर ओपी प्रजापति और पूरे डॉक्टरों की टीम के नेतृत्व के तहत इस तरीके का काम हो रहा है, जो पूर्वांचल के लिए एक बड़ी बात है। हम डॉक्टर ओपी प्रजापति से बात करेंगे और इस पूरे ऑपरेशन को क्या है, जैसा डॉक्टर सिन्हा सर कह रहे थे कि वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ओपी प्रजापति जी हैं, जिन्होंने अभी गैलेक्सी अस्पताल में एक लंबे समय से डायलिसिस के मरीज के पैराथायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन किया है। ये ऑपरेशन क्यों किया, क्या वजह आ गई है और क्यों करना पड़ा ये ऑपरेशन उस मरीज के लिए, और क्या थी उसे बीमारी, ये आप विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो मैं पैराथायराइड के बारे में बताऊं। गले में थायराइड तो सब लोग जानते हैं कि थायराइड होता है, लेकिन उसी थायराइड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, जो आमतौर पे 4 नंबर में होती हैं। 2 ऊपर होती हैं और 2 नीचे होती हैं। कभी कभी ये एक्स्ट्रा ग्लैंड भी पाई जाती है, 5 भी होती है, कभी कभी की ये 3 भी होती है। और उसका काम होता है कि पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन बनाना। और पैराथायराइड हार्मोन है जो कैल्शियम, फास्फोरस और बोन के हेल्थ को मेंटेन रखता है, बोन इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। तो अगर किसी वजह से पैराथायराइड हार्मोन की का लेवल अगर बढ़े तो हड्डियों से कैल्शियम धीरे धीरे रिसने लगता है और इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो आमतौर पे ऑस्टियोपोरोसिस उम्र की वजह से होती है, लेकिन ये पैराथायराइड ग्लैंड में ट्यूमर बन जाए तो कभी कभी ट्यूमर एक ग्लैंड में बनता है या 2 में बनता है, जिसको हम प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म बोलते हैं। लेकिन एक दूसरी स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसको सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म बोलते हैं, जो आमतौर पे किडनी के उन मरीजों में पाई जाती हैं जो लंबे समय से डायलिसिस पे चल रहे होते हैं। तो डायलिसिस की वजह से उनका कैल्शियम कम होता है और उसको मेंटेन करने के लिए पैराथायराइड ग्लैंड को ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन बनाना पड़ता है, और इस वजह से पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। और कभी कभी तो इतनी कमजोर हो जाती है कि वो जस्ट छूने से हल्का झटका लगने से टूट जाए, जैसा अभी डीके सिन्हा सर बता गए हैं। तो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। कई बार मरीज बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, मरीज के पैर टेढ़े होने लगते हैं। ये सारी समस्याएं आती हैं और इसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट जो डायलिसिस करते हैं, कई बार वो लोग कैल्शियम एमेटिक ड्रग्स देते हैं पीटीएच को कम करने के लिए। लेकिन उन ड्रग्स की भी एक लिमिट है, एक लेवल तक जाने के बाद वो ड्रग भी काम नहीं करती है। मतलब वो दवा देने के बावजूद भी पीटीएच का लेवल बढ़ता रहता है। जैसे इस मरीज में था कि इसमें पीटीएच का लेवल जो आमतौर पे 40-50 तक होना चाहिए, इसमें 1192 था। तो इतना हाई था कि इसका हड्डियों से पूरा कैल्शियम खत्म हो गया था, तो हड्डियां पूरी खोखली हो गई थी और हड्डियों में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता था इसको। आमतौर पर इस मरीजों में बहुत दर्द होता है। और जैसे ही हम पैराथायराइड की सर्जरी करेंगे, पैराथायराइड पीटीएच हार्मोन का लेवल कम होगा, इनके वापस कैल्शियम फिर से हड्डियों में जाने लगता है और हड्डियों का दर्द सर्जरी के 1 दिन या 2 दिन बाद ही बहुत आराम मिलता है ऐसे मरीजों को। प्रोसीजर का नाम मैं बता दूं, इसमें हमने सब टोटल पैराथायराइडेक्टमी विद सर्वाइकल थाइमेक्टमी किया जनरल एनेस्थीसिया में। तो इसमें हम लोग करते हैं कि पहले चारों पैराथायराइड को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा पैराथायराइड बढ़ा हुआ है। तो कभी कभी चारों बढ़े होते हैं, कभी कभी 3 बढ़ा होता है, कभी कभी 2 बढ़ा होता है। तो इसमें हमने देखा कि 3 बढ़ा हुआ था और 1 पैराथायराइड नॉर्मल था। इसका लेफ्ट सुपीरियर वाला पैराथायराइड नॉर्मल था, बाकी राइट सुपीरियर, राइट इंफीरियर, लेफ्ट इंफीरियर, ये चारों बढ़े हुए थे। तो हमने बाकी 3 को निकाल दिया, जो लेफ्ट सुपीरियर नॉर्मल था उसको छोड़ा है। तो 3 ग्लैंड हमने इसका निकाला। एंड थाइमस हम लोग निकालते हैं, इसलिए कई बार थाइमस में पैराथायराइड रेस्ट पाए जाते हैं, 1-2 सेल्स पैराथायराइड की पाई जाती हैं और कई बार उसको छोड़ दिए तो ऐसे मरीजों में वो भी हाइपरप्लेजिया हो जाता है और बाद में वो भी परेशान करती है। तो इसमें थाइमस का भी सुपीरियर हार्न भी हम लोग निकाल देते हैं। तो ये हमने किया। और इसमें ये सर्जरी स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड को पहचानना ये एक बड़ी समस्या है। आमतौर पे पैराथायराइड ग्लैंड एंड फैट लोब्यूल्स में डिफ्रेंशिएट करना ये डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हम लोग इतने साल से कर रहे हैं इसलिए हम पहचान पाते हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है सर्जिकल फेल्योर का, कि आप पैराथायराइड ग्लैंड को पहचान नहीं पाए, आपने पैराथायराइड या कुछ और निकाल दिया और जो मेन पैराथायराइड ग्लैंड था वो छूट गया। तो पैराथायराइड को पहचान के उसको निकालना ये सबसे क्रिटिकल काम है और इसमें हमने किया। और इसमें सर्जरी के बाद, सर्जरी के फर्स्ट डे में इसका पीटीएच लेवल काफ़ी डाउन आ गया, लेस देन 100 आ गया था, जो कि 1192 था। तो इसका मतलब सर्जरी पूरी तरह सफल रही और मरीज बिल्कुल ठीक है, उसका बोन पेन भी कम है। तो यहाँ पर 2 सवाल आता है डॉक्टर साहब। एक आप कह रहे हैं कि उसको पहचानना बड़ा कठिन है कि कैसे पहचानेंगे,
तो वो एक तो ये है कि वो पहचानना क्यों कठिन है, उसके अगल बगल क्या कोई ऐसी चीज होती है जो उसको छुपाए रखती है, कोई मांस का गुच्छा या लोथड़ा बन जाता है या क्या होता है? जैसे हम तो लेमैन है, तो मैं लेमैन की तरीके से आपसे पूछूंगा कि वो क्या क्यों वो होता है। एक तो दूसरा, जब इसको निकाल देते हैं, ये तो हार्मोन बनाती है, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि हार्मोन बनाते हैं सोचे, तो ये निकाल देते हैं जब इसको, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसके निकालने की वजह से? क्योंकि ये बॉडी में तो थी, तो एक जरूरी चीज थी, अब उसे निकाल दिया गया, तो जो ये काम करती थी उसका काम कौन करेगा? बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। पहला तो ये बताऊं, पहचानना इसलिए कठिन होता है कि आमतौर पे जब भी हम कभी आमतौर पर शरीर में क्या होता है, ज्यादातर फैट होता है, गले में भी फैट होता है, तो फैट के लोब्यूल्स होते हैं। अच्छा। फैट लोब्यूल एंड पैराथायराइड ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। अच्छा। कलर में बहुत माइनर से वेरिएशन होता है। ठीक है। तो जो एक नॉर्मल आदमी है वो फैट है कि पैराथायराइड है नहीं पहचान पाएगा। अच्छा, मतलब वो इस तरीके से हाँ, इस फैट तरीके और से वो होता होता है है कि नहीं पहचान नहीं पाता। अब हम लोग चूंकि 10 साल से 15 साल से देख रहे हैं, तो देखते देखते ये समझ में आता है कि फैट है, पैराथायराइड है। बस अच्छा। पोजीशन का होता है कि कहाँ पाया जाता है, वो पोजीशन कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं, यहाँ पाया जाता है। तो ये बेसिकली फैट में कंफ्यूजन बहुत होता है। कंफ्यूजन बहुत उस होता है। कंफ्यूजन की वजह से पहचानना मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ज्यादातर जो केसेस सर्जिकल फेल्योर होते हैं ढेर सारे, ये उसके इस वजह पीछे से। का यही कारण हाँ, है। उसके पीछे का यही कारण है। अच्छा। और दूसरा है कि बहुत छोटी ग्लैंड होती है भाई। नॉर्मली इसका अगर देखा है तो लेस देन 5 मिलीमीटर डायमीटर होती है। अच्छा, इतनी छोटी होती हाँ, है? लेस देन 5 मिलीमीटर नॉर्मल है। अगर वो मतलब बढ़ेगी तो 7-8 मिलीमीटर की हो जाएगी। तो उस 7-8 मिलीमीटर, और अच्छा फैट भी लगभग 7-8 मिलीमीटर का ही है, तो बगल में ढेर सारा फैट पड़ा है सेम कलर का, सेम साइज का, और पैराथायराइड भी सेम कलर का। तो ये है करना, मतलब ये बात है कि है बहुत छोटी, हाँ, लेकिन काम उसका बहुत बड़ा है। टेक्निकलिटी है उसको पहचानना। उसका काम बड़ा। तो डॉक्टर साहब, अगर यही जो दूसरा सवाल था मेरा कि अगर उसको निकाल दिया जाए तो फिर उसकी भरपाई कौन करता है, या क्या वजह है वो? बिल्कुल, आपने ये सही कहा। अच्छा, हम निकालते तो हैं, लेकिन हम पूरा पैराथायराइड नहीं निकालते हैं। इसमें वही है कि जैसे नॉर्मली जितना पैराथायराइड का वॉल्यूम होना चाहिए उन चारों को मिला के, उतना वॉल्यूम हमको छोड़ना है। जो अच्छा। एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, जैसे इसमें कैल्शियम कम हो रहा था, उसको मेंटेन करने के लिए जो पैराथायराइड जो छोटी होती हैं, अब उनमें हाइपरप्लेजिया एक टर्म होता है, वो अच्छा। पैराथायराइड धीरे-धीरे साइज बढ़ने लगती है उनकी। अच्छा। तो अब जो नॉर्मल पैराथायराइड से वो बड़ी-बड़ी हो जाती है। अच्छा, बड़ी हो जाती हाँ, है। बड़ी हो जाती है। इसीलिए पीटीएच का लेवल, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है। तो हमारा काम है, और इसमें इसी में है कि सर्जरी इसमें 3 तरह की होती है। जैसे हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम चारों पैराथायराइड निकाल दें सर्जरी करके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगी फिर कैल्शियम कैसे बैलेंस होगा, बाद में हमको कैल्शियम विटामिन डी ढेर सारा देना पड़ेगा। एक तो है। दूसरा होता है कि हम चारों पैराथायराइड निकालें और एक पैराथायराइड का आधा पार्ट हाथ में ऑटो ट्रांसप्लांट कर दें। अच्छा। हाँ, ये भी एक ये सर्जरी भी होता है? हाँ, इसको हम बोलते हैं टोटल पैराथायराइडेक्टमी विद ऑटो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। आमतौर पे हम इसको नॉन डोमिनेंट आर्म के, मतलब बाएं हाथ के ब्रैकियोरेडियलिस में यहाँ पे करते हैं। ठीक है। अच्छा। तो ये एक सर्जरी होती है। और एक तीसरी तरह की सर्जरी है कि हमने 3 ग्लैंड निकाल दिया, एक छोड़ दिया, या 3.5 निकाल दिया, 3 निकाल दिया और एक का आधा निकाल दिया, मतलब आधा वहीं भी छोड़ दिया। ये तो भी वो उतना पूरा काम कर लेगी? हाँ, उतना पूरा काम कर लेगी। तो इसमें हमने, इस केस में हमने 3 निकाला है, क्योंकि जो एक हमने छोड़ा है वो नॉर्मल ग्लैंड ही था, वो बढ़ा ही नहीं था, वो नॉर्मल साइज का था, इसलिए छोड़ दिया। अगर वो बढ़ा होता तो उसका भी हम हाफ काट के निकालते। तो जो बढ़ा हुआ पोर्शन होता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा 5 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर का होता है, तो किन्हीं कारणवश जब वो बढ़ गया अपने साइज से, जब वो बड़ा हुआ, तो वो बढ़ी हुई जो चीज है वो काम की चीज नहीं है, वो नुकसान देने वाली चीज, उसकी वजह से पीटीएच आप कहते हैं कि बढ़ जा रहा है, या जो भी कह रहे हैं वो बढ़ रहा है, तो उसको काट देते हैं आप। अच्छा, एक बार फिर हम आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि मैं दर्शकों को ज्यादा, क्योंकि बहुत ही गूढ़ विषय है, तो जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये ग्लैंड का काम क्या है, करती क्या है ये? वास्तव में इस ग्लैंड का काम, बिल्कुल सही, इस ग्लैंड का काम है पैराथायराइड हार्मोन बनाना। और उस हार्मोन का काम है, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा पेट में कैल्शियम जाता है, आंत में गया, और आंत से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना, ये विटामिन डी और इस पैराथायराइड हार्मोन का काम है। अगर पैराथायराइड हार्मोन न रहे तो हम कैल्शियम, मतलब हम खाना खाएंगे लेकिन उससे कैल्शियम हमारा वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड तक नहीं पहुंचेगा, वो निकल जाएगा फिसेस में। अच्छा। तो हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ये ग्लैंड एब्जॉर्ब कराती है? ये ग्लैंड एब्जॉर्ब करा के आंत से ब्लड में लाई। फिर यही ग्लैंड ब्लड से पैराथायराइड, यही ग्लैंड जो है ब्लड से उसको डिपॉजिट करती है, बोन में भी डिपॉजिट करती है, पल्सटाइल मैनर में अगर आती है तो, या और जितने भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं वहां पे जो काम है ये सब। तो विटामिन डी एंड पीटीएच ये मिलके कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम, इनका जो मेटाबॉलिज्म है
शरीर में उसको करते हैं लोग, जहाँ ज़रूरत है वहाँ देते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा वहाँ से लेते हैं। तो बेसिकली ब्लड के लेवल को मेंटेन करते हैं, बोन की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, और जितने भी हमारी मसल्स हैं जहाँ कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, उनको मेंटेन करते हैं। और ये ग्लैंड करती है, तो ये हार्मोन करता है जो इस ग्लैंड से निकलता है। तो ये आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि डॉक्टर साहब ने जैसा बहुत उससे बताया कि क्या ये काम करती है, कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं इसके सर्जरी के पार्ट पर कि आपने जो ये सर्जरी की गैलेक्सी अस्पताल के अंदर, आपने जो यहाँ पर किया, तो इसके पहले क्या पूर्वांचल में इस तरीके की सर्जरी होती थी, नहीं होती थी, और यहाँ के जो रोगी थे वो कहाँ जाते थे, कैसे करते थे फिर वो? जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ये सर्जरी पूर्वांचल में अभी तक नहीं होती थी। अच्छा, अभी तक नहीं होती थी। और इसके रोगी कहाँ जाते थे, आमतौर पे लोग बाहर बड़े सेंटर पे चले जाते हायर थे। सेंटर पे भेज दिए जाते थे। कई बार तो कुछ लोग, मतलब इसकी सर्जरी कुछ मरीजों में तो हो ही नहीं पाती थी। कुछ मरीज तो खाली ऐसे डायलिसिस कराते कराते, और हमारे पास एक दो मरीज ऐसे भी आए थे कि जो बेड पे आए थे और उनको ये था कि उनको आपको छूना नहीं है, छूते ही उनकी हड्डी टूट जाती है। अच्छा, ऐसे मरीज थे। अल्टीमेटली वो एक्सपायर हो गए क्योंकि वो उस कंडीशन में थे ही नहीं। कि वो मरीज भी सर्जिकल थे, आइडली उनमें भी सर्जरी की जाती तो उनकी हड्डी मजबूत हो जाती। बट वो उस कंडीशन में थे ही नहीं कि सर्जरी की जा सके। तो ज्यादातर मरीजों का यही होता था कि वो डायलिसिस कराते कराते इतने फ्रेजाइल हो जाते थे, इतने वीक हो जाते थे कि पता चला बिस्तर से उठाना पॉसिबल नहीं, और फिर वो अल्टीमेटली एक्सपायर हो जाते थे। या कुछ मरीजों को लोग हायर सेंटर भेजते थे, जहाँ एम्स में जाके या सीएमसी वेल्लोर में जाके इस तरह की सर्जरीज कुछ लोग करते थे। लेकिन बहुत कम लोग, अभी भी इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की सर्जरी करते हैं। इस तरीके की सर्जरी करते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है जो ये समझना, क्योंकि पूर्वांचल जो है, अपना पूर्वांचल जो है वो हर तरीके से मेडिकल को लेकर के समृद्ध होता जा रहा है। नित नई डॉक्टर ओपी प्रजापति जी ने जो ये बताया, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है एक उन मरीजों के लिए जो डायलिसिस पे हैं, जो तमाम विटामिन की दवा गोली खाने के बाद भी जब उनकी हड्डी कमजोर होती गई है, उनकी हड्डी में दम नहीं रह गया, तो ऐसे समय में जब वो असहाय हो जाते हैं तो एक रोशनी की किरण बन करके ये एक सर्जरी आई है जो इस तरीके से करने से वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जब ये सर्जरी हो जाती है डॉक्टर साहब, तो मरीज की क्या कंडीशन होती है, मतलब कितने दिन ठीक रहता है, उसका क्या पोजीशन होता है, क्या उसकी हड्डी पुनः कैल्शियम मजबूत होने लगती है, विटामिन वगैरह दे करके आप लोग क्या करते हैं? देखिए, ये सर्जरी सच्चाई में कहा जाए तो ये सर्जरी बहुत सेटिस्फाइंग है, क्योंकि जैसे ही पैराथायराइड ग्लैंड निकला, पीटीएच लेवल डाउन हुआ 2-4-5 घंटे में, सबसे पहला जो काम होता है, मरीज के जो हड्डी का दर्द होता है पूरी तरह गायब हो जाता है। आमतौर पे इस मरीजों में, जैसे साइकोलॉजी ये कहा जाता है कि भाई जिस दिन सर्जरी है उस दिन मरीज दर्द में रहता है और अगले दिन मरीज एकदम हंसते हुए मिलता है। तो ये बहुत सेटिस्फाइंग है। उसका पूरा दर्द जो पूरे शरीर में जो हमेशा दर्द से और जो परेशान उसकी रहता था, हड्डी दबाने से टूट जाती थी उसका क्या होगा? अब वो हड्डी धीरे धीरे 5-6 महीने में हाँ। धीरे धीरे उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होगा, उसकी स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है जो पेन, जो कि पेन। शायद नेक्स्ट डे गायब हो जाता है। वो नेक्स्ट डे गायब हो जाता है। और इसके बाद हड्डी मजबूत होने में 5-6 महीने टाइम लगता है। उसको हम लोग फॉलो करते रहते हैं, बीच में कैल्शियम है ये सब करा के देखते रहते हैं क्या कंडीशन है, पीटीएच तो क्या कंडीशन है। पूर्वांचल में ये कहीं नहीं होता ये ऑपरेशन इस तरीके का, मतलब अभी तक मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं। गैलेक्सी अस्पताल में आपने इसको जी। किया, इस ऑपरेशन को किया। अच्छा, ये ऑपरेशन कितना दुरूह है, कठिन कितना है? ये ऑपरेशन दुरूह है 2 पॉइंट्स जैसे मैंने बताया। एक तो पैराथायराइड को पहचानना फैट से, दूसरा उसकी साइज जो मैंने बताया कि नॉर्मल पैराथायराइड 4 to 5 मिलीमीटर की होती है। तो अब 4 to 5 मिलीमीटर का आप समझ लीजिए कि भाई एक मतलब ढेर सारा फैट का, मतलब ऐसे समझिए कि ढेर सारा कंचा पड़ा हुआ है, उसमें से एक कंचे खोज के निकालना, ये दुरूह तो है। वही चीज़ है, फैट लोब्यूल्स में से पैराथायराइड को खोजना, वो भी छोटा सा पैराथायराइड है। तो यह है डेफिनेटली, क्योंकि ढेर सारे ऐसे भी सर्जन हैं जो थायराइड सर्जरी करते हैं, मतलब एंडोक्राइन सर्जरी की बात छोड़ दिया है, और भी कई स्पेशलिटी वाले थायराइड सर्जरी करते हैं, बट कई बार वो पैराथायराइड नहीं पहचान पाते हैं। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को, जो लोग देख रहे हैं या जो इस तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं कि अब आप कहीं बड़े सेंटर में मत जाइए, परेशान मत होइए, ये सारे इलाज यहीं पर संभव है? आप किस तरीके का उन्हें एश्योर करना, आश्वासन कैसा देना चाहते हैं आप? मैं जितने भी डायलिसिस कराने वाले मरीज हैं उनको, उनके फैमिली वालों को, और खास करके जो बनारस एंड पूर्वांचल के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उन सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके पास पेशेंट है या आपके घर में पेशेंट है या आप डॉक्टर हैं, आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अगर उसका पीटीएच बढ़ता जा रहा है और कैल्शियम एमेटिक ड्रग देने के बावजूद भी अगर पीटीएच डाउन नहीं हो रहा है और मरीज दर्द से परेशान है, हड्डियाँ खोखली होती जा रहे हैं, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होती जा रही है, फ्रैक्चर हो चुका है, तो ऐसे मरीजों से परेशान, ऐसे मरीजों के लिए आप एक बार हमसे कंसल्ट कराइए और उसका हम पैराथायराइड
जो भी एस्टिमेशन होता है वो करके और मैं सर्जरी कर रहा हूँ और रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब ने इसके पहले भी इस तरीके की मरीजों की सर्जरी की है और वो बहुत सफल सर्जरी हुई है, और इन्होंने गैलेक्सी अस्पताल में ही किया है। तो इस तरीके की अब सर्जरी हो रही है, कोई बहुत दुरूह नहीं रह गया और पूर्वांचल में हर तरीके की चीज़ें हो रही। लेकिन इस सर्जरी के पीछे सिर्फ नेफ्रोलॉजिस्ट और सर्जन ही नहीं है, इसके पीछे एक पूरी टीम काम करती है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ऑपरेशन बहुत दुरूह होता है, और जो मरीज लंबे समय से किडनी के बीमारी से है, उसको और भी कई तरीके की बीमारियां होती हैं। तो ऐसे मरीज को बेहोशी देना, उन्हें एनेस्थीसिया देना और उसके बाद ऑपरेशन के बाद केयर करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती होती है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपना पार्ट कर दिया, लेकिन उसका दूसरा पार्ट क्या होगा, तो ये एक बड़ी चुनौती होती है। उसके लिए अगर आपके पास अगर अच्छी टीम नहीं है, अच्छा आईसीयू नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल होती है। इस विषय में जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत सहाय सर हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस तरीके के मरीजों को किस तरीके से वो केयर करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, इसके बारे में हम उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन कैसा था, कितना दुरूह था, और मरीज को बेहोशी देना और ले आना, क्योंकि इस तरीके के मरीज में डॉक्टर साहब एक बात ये कॉमन देखी जाती है कि उसके और भी बहुत सी बीमारी, उसके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, उसके और भी बहुत से साइड इफेक्ट रहते हैं, मल्टी आर्गन में भी रहता है, तो उसको निकालना एक बड़ा कठिन। तो क्या होता है इसमें, क्या चैलेंज होता है? नमस्कार। मैं इसकी जानकारी आप लोग को देता हूँ। अभी काफ़ी बातें आपको डॉक्टर सिन्हा ने, डॉक्टर प्रजापति ने बताई, और जैसा इन्होंने बताया अजय जी ने कि एक टीम वर्क है इस पेशेंट को तैयार करने के लिए। सिन्हा साहब और प्रजापति साहब काफ़ी दिन से कोशिश करके फिर जब ऑपरेशन का प्लान होता है तो हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और क्योंकि लंबे समय से बीमारी होने से किडनी की लगातार बीमारी रहती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड्स, विटामिन सबकी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग को उन सब का ध्यान देना पड़ता है। और क्योंकि एक तरह से एनेस्थीसिया ऑपरेशन एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, नॉर्मल पेशेंट के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन जब पेशेंट खुद बहुत सिक हो और बहुत ही फाइन बैलेंस हो, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत बार इनके पास मरीज पहुंचता है तो ये फिट फॉर सर्जरी ही नहीं मानते हैं, क्योंकि लगता है कि जानलेवा हो जाएगा, सर्जरी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बुरा हो जाएगा। तो हम लोग को उसको बेसिकली ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है पेशेंट को। हम लोग सब इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेज करते हैं, फ्लूइड मैनेज करते हैं, और इस पूरे सिचुएशन को पूरे ऑपरेशन के दौरान और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेज करना पड़ता है। बहुत चीज़ें, उस तरह के पेशेंट जो लंबे समय से डायलिसिस पे हैं, उनकी जनरल हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। जैसे इस पेशेंट में था, फ्लूइड का बैलेंस गड़बड़ होने से छाती में, हार्ट में, हर जगह थोड़ा थोड़ा फ्लूइड जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड का मैनेजमेंट किडनी की वजह से मुश्किल में रहता है। इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हमारा हार्ट पर असर पड़ता है, कार्डियक रिदम पे असर पड़ता है, मसल्स की वीकनेस की वजह से सांस लेने में परेशानी होती है मरीज को। और उस पेशेंट को जब मैं बेहोश करता हूँ और हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं, तब बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हम लोग को ड्रग्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, कौन सा देना है, कौन सा नहीं देना है, कितनी मात्रा में देना है। और हमारी जितनी भी दवाइयाँ देते हैं, किडनी गड़बड़ होने की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो हमारे लिए चैलेंज बढ़ जाती है। एक तरह समझिए कि एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आपके पास हथियार कम है या आपका एक हाथ पैर नहीं है, इस तरह की सिचुएशन है। तो हम लोग को उस तरह इनकी मदद करनी पड़ती है कि ऑपरेशन के दौरान पूरा मैनेज किए रहें, कोई इनको फर्दर स्ट्रेस ना हो। जैसे इन्होंने बताया कि डिफ़िकल्ट सर्जरी है, एक तरह से भूसे की टाल में से सुई निकालना है, तो उनको फर्दर कोई स्ट्रेस ना हो, पेशेंट का बीपी, हार्ट रेट सब मैनेज रहे, सो दैट ये अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें। और उसके बाद वापस लाने में बड़ा केयरफुली करना पड़ता है। और क्योंकि हम लोग को भी एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है, तो हम लोग यहाँ मैनेज करते रहते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट होने की वजह से हमारी टीम है, डॉक्टर ब्रजनंदन है, डॉक्टर शेखर है, डॉक्टर एएन सिंह हैं, हम लोग राउंड द क्लॉक मैनेज करते हैं। आईसीयू में हमारे साथी लोग हैं, इनको
पोस्ट ऑप देखना है, जैसा कि बताया कि पेशेंट को सांस जैसे मसल्स वीकनेस है, तो वापस लाने में हमको थोड़ा चैलेंजेस रहते हैं कि मरीज वापस सांस प्रॉपर ले पाएगा, ऑक्सीजन मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बीपी जनरली किडनी डिजीज़ में ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब का प्रॉब्लम अटैच रहता है। उन सबको बैलेंस करते हुए हमको धीरे धीरे उनको बाहर लाना होता है, और इस पेशेंट के साथ हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं। और निकालने के ऑपरेशन के पहले हम लोग डायलाइज कर लेते हैं, सो दैट सब चीज़ें ऑप्टिमाइज कर लें, और ऑपरेशन के बाद एक दिन या सेम डे तो नहीं, नेक्स्ट डे फिर डायलाइज करके फ्लूइड का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करते हैं, और मरीज इस बार काफ़ी संतोषजनक तो डॉक्टर साहब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या मरीज की उम्र भी इसमें बहुत प्रभावी होती है, कि क्या एज होना चाहिए, अगर क्या बहुत हर उम्र के आदमी का कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एक्चुअली देखिए, एज का एज सच भाई जवान पेशेंट है तो उसमें थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज़ वो एक जवान शरीर भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता तो है। यही चीज़ आप अगर एल्डरली में रख दें, जिसमें नॉर्मली भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसमें भी बीमारियां हैं, साथ में डायबिटीज़ बहुत बार साथ में होता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट डिजीज़ एसोसिएटेड रहता है, तो वो चैलेंजेस ऐड अप होते जाती हैं, बनता जाता उतना ही। तो पूरी टीम की मदद चाहिए होती, कार्डियोलॉजिस्ट भी रहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट रहते हैं, सर्जन की हेल्प तो चाहिए होती है, क्योंकि इन लोगों का एक्सपीरियंस पुराना है, तो उनसे हेल्प लेके हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करके कोशिश करते हैं पेशेंट। मतलब कहने का मतलब कि है बहुत बड़ी लड़ाई, जिसे बहुत दुरूह या ये कहिए कि बहुत ही जंग लगे इस तरीके के हथियार से लड़ना है और उससे जीतना है इस बैटल को, ये एक बड़ी बात होती है, इसमें करनी होती है। तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे जब आप पोस्ट ऑफ में आते हैं तो इन ऐसे मरीजों को कितने दिनों तक मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, कितने दिनों में ये नॉर्मल हो जाते हैं, अगर ऐसे देखा जाए तो? आईसीयू नॉर्मल तो देखिए, जो बीमारी है किडनी की, वो नॉर्मल हम लोग एम नहीं करते हैं। उनकी जो परेशानी थी, जो करंट जो इस हार्मोन और ग्लैंड की वजह से, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उससे जो उत्पन्न हुई परेशानियां रहती हैं उसको हैंडल करते हैं। फ्लूइड बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन हार्ट रेट, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पे पड़ता है, तो सांस के मसल्स के वीकनेस पे पड़ता है, एबीजी करके देखना पड़ता है हम लोग को, एसिडोसिस एल्कलोसिस को मैनेज करना है। तो जनरली एक पूरा दिन हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे सेटल हो जाता है मरीज और फिर उसे आराम मिलने उसके बाद फिर हम लोग वापस हैंड ओवर कर देते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट और सर्जन्स को, वो लोग अपना मैनेज करके हैंडल करते हैं। तो हम आपसे फिर वही सवाल पूछते हैं कि आप कितना समझते हैं कि बनारस में, जैसे पूर्वांचल में, आपका ये पहला दूसरा केस था, या क्या लगता है कि इस तरीके की मरीज अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों का दूसरा केस रहा है, और बात सही है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, और मेरा ख्याल और भी शहर में होंगे, जहाँ पे आईसीयू इक्विप्ड है, टीम है डॉक्टर्स की, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए पेशेंट्स को, यहाँ पर हो सकता है। तो जैसा कि डॉक्टर ओपी प्रजापति सर ने, डॉक्टर डीके सिन्हा सर ने और डॉक्टर प्रशांत सहाय सर जैसा बता रहे थे कि इस तरीके के मरीज जिनकी हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जो पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से जिन्हें जो बीमारी होती है, उसके इलाज के लिए जो अब तक बाहर जाते थे, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी शहर के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो लोग हैं, वो डॉक्टर साहब से संपर्क करके इस बारे में समझ सकते हैं। और इसके पहले जब आप लोगों ने जैसा बताया कि 2 ऑपरेशन हो चुका है, इसका पहला जब ऑपरेशन इन्होंने किया था, उस वक्त भी मैं आपसे कह रहा था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए और करना चाहिए। तब डॉक्टर साहब लोगों ने इस बात को कह करके मना कर दिया था कि नहीं, अभी नहीं, 1-2 और हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद सक्सेस हो जाते हैं, तब हम अपनी बात कहते हैं। तो आज जब उन्होंने दूसरा ऑपरेशन कर लिया और इस तरीके से मरीज जब पूरी तरीके से ठीक हो गया, ऑपरेशन हुए उसके 2 दिन हो गए हैं और वो पूरी तरीके से ठीक है, बहुत रिलीफ महसूस कर रहा है, तब वो आपके सामने उन्होंने कहा कि तब सब लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो पूर्वांचल में, बनारस में और गैलेक्सी अस्पताल में हो रही है। इस तरीके की नई नई चीज़ों की खोज हो रही है। तो आपके जो भी मरीज हैं, आप इसकी सेवा ले सकते हैं और यहाँ पर
सारी डॉक्टरों की टीम, कुशल डॉक्टरों की एक टीम जो है आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। हम फिर ऐसी ही जानकारी लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।